स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहे हैं, द कंपनी बिकेम दीवान। यहाँ पे अपन लोग किस तरह से कंपनी आगे एक्सपांड हो रही है, किस तरह से कंपनी ने क्या क्या सिस्टम्स लाए उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द कंपनी बिकेम दीवान अपन ने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि उसने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 12 अगस्त 1765 के बाद मुगल एम्परर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल का। भी दीवान मतलब क्या होता है, उन्होंने वहाँ के सारे फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पैसों के रिलेटेड जो मैटर्स है, वहाँ का जो रेवेन्यू आएगा मतलब जो इनकम आएगी बंगाल की, वो उनके पास जाएगा, उनका जो टैक्स आएगा वो उनके पास जाएगा। एक कंट्री को, उस स्टेट को कैसे चलाना है, वो सारा डिसीजन किसके हाथ में आ गया, ये लोगों के हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। रेवेन्यू फॉर द कंपनी मेड एफर्ट वॉज, द कंपनी का जो मेन एफर्ट्स था वो क्या था, उनको रेवेन्यू इंक्रीज करना था। मतलब उन लोगों को जितना हो सके टैक्स इंक्रीज करना था, ताकि वो लोग क्या खरीद सके, ताकि वो लोग कॉटन और सिल्क के कपड़े खरीद सके, जितने सस्ते दाम में खरीद सके उतने सस्ते दाम में, इंडियन फार्मर्स और इंडियन वीवर्स के से। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय कंपनी इन बंगाल डबल। हुआ क्या, 5 साल के अंदर अंदर जो बंगाल में जो गुड्स उन्होंने खरीदे थे ना, वो लोग खरीदते थे ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। तो उस वजह से हुआ क्या, रेवेन्यू कलेक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर आपके प्राइजेस, आपके गुड्स के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो टैक्सेस भी बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे। आगे क्या बोला है, नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट। ऐसा बोल रहे हैं, अब बिकॉज तुम्हारा टैक्सेस इंक्रीज हो गए तो रेवेन्यू इंक्रीज हो गए। अब रेवेन्यू इंक्रीज हो गए तो अब तुम लोग बाहर से गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करना मतलब आप इंडिया से सामान बाहर भेज सकते हो। अगर तुम्हारे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो वो लोगों को क्या बोला, यार अच्छा है, अब अपने पास अच्छा खासा पैसा है, अब अपन माल बाहर बेचना चालू कर सकते हैं। तो वो लोग पता है क्या करते थे, बंगाल वाले, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो लोग है ना अपने इंडियन फार्मर से सस्ते में माल खरीदते थे और महंगे में वो लोग बाहर इंग्लैंड और में एक्सपोर्ट करते थे। बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। बंगाल के लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। डीप क्राइसिस मतलब उन लोगों के फिनेंशियली वो लोग बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। क्यों, क्योंकि जो आर्टिशंस है वो लोगों के पास पैसे अब इतने नहीं बचे थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उन लोगों से फोर्सफुली सस्ते में गुड्स खरीदती थी और उन लोगों को बहुत कम पैसा देती थी, जो उन लोगों के लिए सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था। मोर ओवर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन भी उस टाइम पे धीरे धीरे गिरने लगा। ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे समझ आने लगा कि अगर हम इस तरह से करते रहे तो एक टाइम इंडिया पूरा का पूरा डूब जाएगा और हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के बाहर बेच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हमको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हमको यहाँ पे जो बेसिक ऑक्यूपेशन है सबकी, ऐसी ऑक्यूपेशन जिससे सब लोग कमाते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved। सारे ऑफिशियल्स को लगा, जो कंपनी ऑफिशियल्स है, मतलब कंपनी की जो ऑफिसर्स है, उनको लगा कि अब है ना ये इंडिया की सिचुएशन सुधारने के लिए हमको लैंड मतलब एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा डालना पड़ेगा और उसको एनकरेज करना पड़ेगा ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। तो 1793 में कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट करके एक स्कीम एस्टैब्लिश की। उस स्कीम के हिसाब से क्या हुआ, जितने किंग्स और तल्लुकदार थे ना, उनको क्या बना दिया गया, जमींदार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, जमींदार। जमींदार मतलब पता है क्या होता है, कि जैसे एक राजा है, उसका एक विलेज है, वहाँ की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाती है, वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, और फिर क्या होता है, उसको वहाँ पे फार्मर से काम करवाना पड़ता है और फार्मर से उस प्रॉपर्टी के सामने रेंट लेना पड़ता है, और रेंट जो आया उसके सामने उसको टैक्सेस भरने पड़ते हैं, किसको, कंपनी को। वापस समझो, राजा के पास जो लैंड होती है, लैंड वो फार्मर्स को रेंट पे देता है, वो रेंट कलेक्ट करता है और वो सामने क्या करता है, कंपनी को फिक्स रेवेन्यू पे करता है, और उसको वो रेवेन्यू कंपल्सरी किसको पे करना पड़ता है, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, हुआ क्या, इस वजह से कंपनी को तो रेगुलर पैसा मिलने लगा, बट जो ये ज़मींदार लोग थे ना, किंग और, वो लोग है ना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों, क्योंकि है ना किंग्स और को लगा कि जो कंपनी रेंट के सामने हमसे टैक्सेस मांग रही है, हम लोगों को इतना कम रेंट मिलता है फार्मर से, उसके सामने ये लोग इतना सारा टैक्स हमसे मांग रहे हैं, तो हमारे लिए वो फिजिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्यों हमारी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे, इससे अच्छा तो हम लोग ही खुद पूरा कल्टिवेशन करें। तो उस वजह से क्या हो रहा था ना कि ये लोग है ना, ज़मींदार वाले लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे
थे इसको बढ़ावा देने में। तो ऑन द अदर हैंड इन विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। मोर ओवर जो कल्टिवेटर्स है, मतलब जो फार्मर्स है, जो ज़मींदार की लैंड पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम है ना, वो ऑपरेसिव लगा, मतलब दबाने वाला लगा। यहाँ पे हो क्या रहा था, फार्मर को फोर्सफुली ज़मींदार के लिए काम करना पड़ रहा था और उसको जितना पैसा बोला जा रहा है रेंट का उतना देना पड़ रहा था, तो उन लोगों को भी दबाया जा रहा था। तो इस वजह से ये जो परमानेंट सेटलमेंट का जो पूरा सिस्टम था ना, वो इतने अच्छे से नहीं चला और हमको एक नया सिस्टम डिवाइस करना पड़ा। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस बाय अर्ली 19th century. Many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again to meet the growing expenses. क्या बोल रहे हैं, 19th century के बाद कंपनीज को समझ आने लगा कि हमको ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा रेवेन्यू की जो रिक्वायरमेंट है, टैक्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी इनकम की जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाए ताकि हम हमारे एक्सपेंसेस को इंकर कर सके। तो एक और सिस्टम आया जिसका नाम था महवारी सिस्टम। महवारी सिस्टम में क्या था देखते हैं। यहाँ पे बोले द कलेक्शन वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू एस्टिमेट द कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू एस्टिमेट द लैंड रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। द चार्जेस ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन जमींदार। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवारी सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता था, उसको विलेज से विलेज भेजा जाता था और उसको बोला जाता था तो सारे विलेजेस में घूम और वो विलेजेस में घूम के बता कि एक लैंड से हमको कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो होता क्या था, वो कलेक्टर जाता था सारे विलेजेस में, वहाँ पे जाके ढूंढता था कि भाई कितना रेवेन्यू कंपनी को मिलना चाहिए। उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी खर्चा होता था ना, वो कंपनी उसको पे करती थी। और होता क्या था, यहाँ पे ज़मींदार की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी गई थी और कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कर दी गई थी। तो ये सिस्टम को बोला गया महलवारी सिस्टम। उसके बाद एक और सिस्टम आया, मुनरो सिस्टम। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइड केम टू बी नोन एज रोयतवार या फिर मुनरो सिस्टम। इट वाज ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रेड। इट वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो विच वाज जनरली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, राउतवारी सिस्टम में क्या हुआ, राउतवारी सिस्टम को डिवाइस किया गया था जो अलेक्जेंडर रेड ने स्मॉल स्केल पे, मतलब छोटे स्केल पे चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे थॉमस मनरो को ये अलेक्जेंडर रेड का ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने ये जो सिस्टम है ना, उसको पूरे साउथ इंडिया में क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। रोआत वाली सिस्टम एंड प्रॉब्लम, आप समझते हैं ये सिस्टम क्या था। द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर द जनरेशन। ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रॉयट्स अंडर द चार्ज टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside. The villages became deserted in many reasons. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता था ना, सेटलमेंट यहाँ पे डायरेक्टली किसके साथ किया जाता था, जो कल्टीवेट कर रहे हैं, जो एक्चुअली लैंड को कल्टीवेट करवा रहे हैं, जो एक्चुअली लैंड को टिल्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके साथ ही सेटलमेंट किया जाता था। ना ही कोई ज़मींदार अपॉइंट किया जा रहा था, ना ही कोई कलेक्टर अपॉइंट किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स उनके लिए पेरेंटियल फादर, मतलब एक फादर की तरह एक्ट कर रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को दे सके। हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था, कंपनी उन लोगों से इतना ज़्यादा रेवेन्यू चार्ज कर रही थी कि धीरे धीरे वो लोग भी क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे और उनका भी क्या हो रहा था, मोटिवेशन कम हो रहा था। पीसेंट्स इतना ज़्यादा पे नहीं कर पा रहे थे और जो कल्टिवेटर्स है वो लोग क्या चले गए, सबके सब कंट्री साइड चले गए, मतलब सिटी साइड चले गए और विलेजेस को एकदम डेजर्टेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया। बोला भाई हमको तो यहाँ पे काम ही नहीं करना, और सारे के सारे कल्टीवेट कहाँ चले गए, दूसरी जगह चले गए। ठीक है, क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब इसके आगे आते हैं, अब अलग अलग सिस्टम की बात हुई, अब अपन आते हैं यूरोप में कौन से क्रॉप्स थे जो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे और वो क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते थे, लोगों से फोर्सफुली ग्रो करवाए जाते थे और उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। चलो देखते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। द ब्रिटिश परसुएडेड ऑफ फोर्स कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर कमर्शियल क्रॉप। ऐसा बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के फार्मर्स को बहुत सारी जगहों पे फोर्स किया कि तुम लोगों को यही कमर्शियल क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जिसको बाहर मतलब बोलते हैं ना, बाजार में बेचा जाता है, उसको हम कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। किसके लिए फोर्स किया गया, बंगाल वालों को बोला गया तुम जूट बनाओगे, आसाम को बोला तुम कंपल्सरी टी बनाओगे, पंजाब को वीट के लिए बोला गया, महाराष्ट्र को कॉटन के लिए, मद्रास को राइस के लिए। द ब्रिटिश यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड फॉर इंक्रीजिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो क्रॉप उनको चाहिए थे, जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री में बेचना चाहते हैं, उसका है ना
प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेथड्स ट्राई की और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एक ऐसा क्रॉप था जिसका नाम था इंडिगो। इंडिगो की डिमांड वर्ल्ड वाइड थी। इंडिगो के का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से हमारे इंडियन फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। अब डिमांड क्यों थी इंडियन इंडिगो की वो अपन कल पढ़ेंगे, अभी अपन एक बार वापस सारा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में अपन ये देख रहे हैं कि कंपनी को दीवानी राइट मिल गया है बंगाल में, अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में आ गया है। कंपनी चाहती थी जितना ज़्यादा उसको रेवेन्यू मिल सके उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू कमाना चाहती थी। इस वजह से उसने अलग अलग सिस्टम निकालने की कोशिश की। उसने सबसे पहले सोचा कि हम लोगों को रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फार्मर से सस्ते में माल खरीद के बाहर लोगों को, बाहर आउट ऑफ इंडिया में वही माल को महंगे में बेचना पड़ेगा। तो हुआ क्या, इस वजह से फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज़ हो रही थी। बट धीरे धीरे उनको समझ आया कि अगर ये लोग एक्सप्लॉइट हो जाएंगे तो हमारे लिए माल बनाएगा कौन। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि हमको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने कुछ 3-4 सिस्टम निकाले। एक था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार के हाथ में सारा राइट होता था, जहाँ पे ज़मींदार प्रीसेंट जो फार्मर्स है उसको लैंड देके उससे रेंट कलेक्ट करता था और कंपनी को रेवेन्यू पे करता था, फिक्स रेवेन्यू पे करता था। बट ज़मींदार को ना ये जो रेवेन्यू था वो बहुत महंगा पड़ता था, इसीलिए ये जो सिस्टम था ये इतने अच्छे से काम नहीं किया। ये सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि ज़मींदार है ना इंटरेस्ट ले प्रॉपर्टी खरीदने में और बोलते ना कंपनी को रेंट मिल सके। बट ज़मींदार को लगा कि यहाँ पे हम लोगों को यार क्रॉप तो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, फार्मर क्रॉप तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, पर उसके सामने जो कंपनी हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है वो बहुत ज़्यादा है और इतना हम पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक नया सिस्टम लाया गया जिसका नाम था मलवारी सिस्टम। मलवारी से सेटलमेंट में क्या होता था, इस बार ज़मींदार को अपॉइंट नहीं किया गया, ज़मींदार को नहीं बोला गया, इस बार ऐसा बोला गया एक कलेक्टर को विलेज से विलेज भेजा गया और बोला कि तू जा सब जगह की लैंड नाप के आ और देख कहाँ से उनको कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए और तू वो रेवेन्यू लेके आ। तो ये तुम्हारा मलवारी सिस्टम था। उसके बाद मनरो सिस्टम लाया गया। मनरो सिस्टम में क्या होता था, मनरो सिस्टम में जो कल्टिवेटर है उसके साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको जो भी सामान चाहिए जितना ग्रो करना है उसे ग्रो करवाते थे, पर उसको वो जो टैक्सेस चार्ज करते थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो इस वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा विलेज बोलते ना एकदम सुनसान हो गया। सारे लोग वहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए और वो लोग बोले कि भाई हमको इस सिस्टम के अंदर काम ही नहीं करना है। तो इस तरह से पूरा ये सारे सिस्टम्स बनाए गए थे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए। अब आते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। हुआ क्या, ब्रिटिशर्स को है ना, ब्रिटिशर्स ने अपने इंडियन फार्मर को कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए फोर्स किया। ऐसे क्रॉप्स जो बाहर बहुत ज़्यादा बिकते हैं, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र, राइस इन मद्रास। उन्होंने बहुत सारी मेथड्स अडॉप्ट की ताकि ये कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके, ताकि वो लोग ये सारा माल उनसे सस्ते में खरीद के बाहर महंगे में बेच सके। उसमें से एक प्रोडक्ट था इंडिगो। अब इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी वो अपन कल पढ़ेंगे।